हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्रहों की मैत्री। अब ग्रहों की मैत्री का मतलब है एक ऐसा टेबल बना लीजिए आप। ग्रहों की मैत्री का मतलब है कि फ्रेंडशिप ऑफ प्लैनेट्स, फ्रेंडशिप बिटवीन प्लैनेट्स। इस तरह का एक टेबल बनाने के बाद इधर आप सारे प्लैनेट्स के नाम लिख लीजिए, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है। और यहाँ लिखिए मित्र, फिर लिखिए शत्रु और फिर लिखिए सम। मैम स्क्रीन शेयर कर दो। ओ सॉरी, वेट वेट, थैंक यू। मुझे लगा मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है। चलिए, एक ऐसा 4 कॉलम का आप टेबल बनाइए। इस तरफ सभी प्लैनेट्स के नाम लिख लीजिए। दोबारा लिखती हूँ मैं इन नामों को। यहाँ लिखिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और इधर कॉलम, इधर ऊपर टॉप पे लिख दीजिए मित्र, शत्रु और सम। सूर्य के मित्र होते, क्या होता है मैम? पार्डन, मैम जो लास्ट में लिखा है वो क्या होता है? न्यूट्रल, न्यूट्रल। ओके, सम। सम। सूर्य के मित्र होते हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु। और सूर्य शुक्र और शनि को शत्रु मानता है। और सूर्य के लिए बुध न्यूट्रल है, सम। चंद्रमा सूर्य और बुध को मित्र मानते हैं, इनके कोई शत्रु नहीं है। और बाकी सारे प्लैनेट्स, मंगल, गुरु, शनि और शुक्र, इनके लिए सम है। मंगल के लिए सूर्य, चंद्रमा और गुरु मित्र हैं। मंगल केवल बुध को शत्रु मानते हैं। और शनि और शुक्र को ये सम मानते हैं। बुध के लिए सूर्य और शुक्र मित्र हैं। ये केवल चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। और शनि, गुरु और मंगल को ये सम मानते हैं। बृहस्पति के लिए सूर्य, चंद्रमा और मंगल मित्र हैं। और बृहस्पति के लिए शुक्र और बुध शत्रु हैं। और शनि को ये सम मानते हैं।
शुक्र के लिए शनि और बुध मित्र हैं, सूर्य चंद्रमा को ये शत्रु मानते हैं, और गुरु और मंगल इनके लिए सम हैं। शनि शुक्र और बुध को मित्र मानते हैं, सूर्य चंद्रमा और मंगल इनके लिए शत्रु हैं, और गुरु को ये सम मानते हैं। ये टेबल पूरी हो जाए तो आप मुझे बताइएगा। ये जो चार्ट बना इसका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल सा चार्ट बना है ये। नहीं मैम, बिल्कुल इनके पीछे लॉजिक है। एक्चुअली जब हम इनकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज आपको वो सुनाएंगे ना, स्टोरीज के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो बुध है वो चंद्रमा का कैसे शत्रु हो सकता है, जो चंद्रमा बुध का कैसे शत्रु हो सकता है। ये इसके पीछे की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा नहीं, कि चंद्रमा जो रानी आपने बताया और बुध राजकुमार है, तो वो इसका क्या कैसे वो हो गया नहीं ना। नहीं, एक्चुअली ये तो हम लोग एक परिकल्पना करते हैं जिससे हमें अच्छा, ये याद हो जाए। एक्चुअली ओके कहानियां इनके पीछे की अलग है। ओके, जो मैंने कहानी सुनी ना हाँ उसके जी, हिसाब से बता रही हूँ कि वो बुध और चंद्रमा क्या तो अच्छा हाँ जी, कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में इसको अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। हाँ हाँ हाँ। वैसे भी अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों, एक इंटेलिजेंस है एक क्रिएटिविटी है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। अच्छा, बुध अगर चंद्रमा की राशि में होते हैं तो अच्छे नहीं होते। ओके। हाँ जी, ये चीजें धीरे धीरे आपको स्टेप बाय चलो स्टेप। हाँ, हाँ जी, जैसे अब ये सूर्य है, ये भी बुध को चलो सम ये मान रहे हैं। सब मानते हैं, ये इसको न्यूट्रल मानते हैं, उनको फर्क नहीं हम्म, पड़ता। ओके। ठीक है, आपको चलो हैरानी स्टोरीज होगी का यहाँ देखकर कि तो बृहस्पति हाँ शुक्र हाँ। को शत्रु मान रहे हैं, और शुक्र बृहस्पति को नहीं, न्यूट्रल। बृहस्पति तो शुक्र का शत्रु है ही, अच्छा, वो उसमें भी है। जी, बिकॉज ये है ज्ञान के देवता और वो है लग्जरी, हाँ जी। तो वो हो गया ना, अपोजिट हो गया ना, तो वो है ही ऐसे शत्रु। मंगल देखिए बुध को शत्रु मान रहे हैं, और बुध मंगल को शत्रु नहीं मान रहे, मंगल हाँ को वही कह न्यूट्रल रही, मान कुछ ऐसी कॉन्ट्रोडिक्टी रहे। हाँ जी, कॉन्ट्रोडिक्टी सी है। शुरू में ऐसा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे अभी हर चीज एक ही क्लास में नहीं हो पाएगी ना। हाँ एक नहीं नहीं, वो क्लास आपकी ऐसी बात होगी ठीक है। जिसमें केवल हम स्टोरीज सुनेंगे जिनसे हमें। हाँ, तो स्टोरी से ना याद हो जाती हैं चीजें। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो ठीक फिर है। ये टेबल आपको याद हो जाएगी। ओके। ठीक, हमने एक काल पुरुष की कुंडली के बारे में पढ़ा था यहाँ। काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली होती है। ठीक है, अगर हम इस कुंडली को ध्यान से देखें और एक दरबार की परिकल्पना करें, तो सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं, सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं ना, 1 नंबर राशि में। और यहाँ बिल्कुल ठीक ऑपोजिट, यानी कि 7th प्लेस पर ये नीच के हो जाते हैं, और यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं। जब उच्च नीच हम ये लोग याद करेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और शनि ठीक उसके सामने, और ये आपस में शत्रु भी हैं। और शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं और सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। ये वाली बात भी समझना चाहिए। इसी तरह से गुरु इस राशि में उच्च के होते हैं और ठीक सामने वाली राशि में नीच के हो जाते हैं, और यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होते हैं, और यहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं ना।
और यहाँ पर ये जो 6 नंबर राशि है, यहाँ पर बुध उच्च के होते हैं। हो गई ये 7 ग्रह। अब ये मान लीजिए एक दरबार लगा हुआ है और दरबार में राजा जी बैठे हैं सिंहासन पे अपना मुकुट पहनकर। उनके एक तरफ उनकी रानी बैठी है और दूसरी तरफ वो दासियां खड़ी हुई हैं जो चंद्रमा की यानी कि रानी की सेवा के लिए खड़ी हुई हैं 12 नंबर राशि में। उनके ठीक साथ वाले सिंहासन पर सीधे हाथ की तरफ उनके गुरुदेव बैठे हैं और दूसरी तरफ कौन बैठे हैं? सेनापति बैठे हुए हैं और जनता सामने बैठी हुई है। और अपने राजकुमार को बोल दिया दरबार लगा हुआ है, तू जा खेल, ये प्ले ग्राउंड में खेल रहे। तो जब आप इस तरह से सोच के चलेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे कि इनके ये उच्च स्थान है। अगर इनके स्थानों को बदल दिया जाए यानी कि बुध को यहाँ पहुंचा दिया जाए तो ये नीच के हो जाएंगे, शुक्र को यहाँ पहुंचा दिया जाए तो ये नीच के हो जाएंगे, गुरु को इधर पहुंचा दिया जाए तो ये नीच के हो जाएंगे, मंगल को यहाँ पहुंचा दिया जाए तो ये नीच के हो जाएंगे, शनि को यहाँ पहुंचा दिया जाए तो ये नीच के हो जाएंगे, सूर्य को यहाँ। तो जब हम दरबार में इस कहानी को समझें कि जनता की जगह तो राजों को बैठा दोगे तो वे नीच का हो जाएगा, प्लेग्राउंड में दासियों को भेज दो तो वो परेशान हो जाएंगी, और काम पे लगा दें बुध को कि चलो मम्मी की सेवा करो तो ये परेशानी में आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर चंद्रमा को यहाँ भेज दिया जाए तो ये नीच के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक याद करने का तरीका है, आप इस तरह से भी लिख लिख कर याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये काल पुरुष की कुंडली में आप सभी प्लैनेट्स को उच्च स्थानों पर बिठाकर एक राज दरबार की जब परिकल्पना करते हैं तो आपको इनके उच्च राशियां कौन कौन सी हैं वो आसानी से याद हो जाती हैं, इवन उनके नीच स्थान भी याद हो जाते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि इन ग्रहों की आपस में मित्रता कैसे है। ये प्लैनेट मित्र लिखे हुए हैं, ये प्लैनेट शत्रु लिखे हुए हैं और ये प्लैनेट सम लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्रहों की गति। गति मतलब स्पीड। आप लोगों को ये वाला टेबल कंप्लीट हो गया? कुछ चीजें समझ आई? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नहीं, समझ आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ग्रहों की गति कैसे होती है। गति का मतलब है ग्रहों की स्पीड। हमें ये पता है कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है और ये जितने भी प्लैनेट हैं जो हमें कुंडली में ये रुके हुए दिखाई देते हैं वो एक्चुअली रुके हुए नहीं है, ये लगातार चलते रहते हैं, ये लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है, ये तो हमारे जिस समय हमने जन्म लिया ठीक उसी समय का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक उसी समय आकाश की स्थिति का मानचित्र बनाकर हमारे सामने कुंडली के रूप में प्रकट कर दिया गया। हमने कुंडली बना ली सॉफ्टवेयर से। ठीक है, कि जब हमारा जन्म हुआ उस समय आकाश की स्थिति, जन्म के समय जो आकाश की स्थिति थी वही हमारी जन्म कुंडली बन गई। लेकिन ये ग्रह लगातार चलते रहते हैं। आज हम इनकी स्पीड के बारे में भी पढ़ेंगे। जब कोई प्लैनेट किसी एक राशि में एंटर करता है तो वो एक किसी निश्चित समय तक ही उस राशि में रहता है, और वो निश्चित समय क्या है? सूर्य के लिए वो निश्चित समय है 30 दिन। सूर्य जब एक राशि में एंट्री लेता है तो वो 30 दिन तक उस राशि में रहता है और रोजाना 1 डिग्री मूव करता है, रोजाना। चंद्रमा जब किसी एक राशि में एंटर होते हैं तो वो 2.25 दिन उस राशि में रहते हैं।
मंगल जब किसी एक राशि में एंट्री लेते हैं तो 45 डेज वहीं पर रहते हैं। ठीक है। और बुध जब किसी एक राशि में एंट्री लेते हैं तो वो, यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन है, 22 से 25 दिन तक किसी एक राशि में रहते हैं। शुक्र जब किसी एक राशि में एंट्री लेते हैं तो वो 27 से 28 दिन तक उसी राशि में रहते हैं। लेकिन शनि जब किसी एक राशि में एंट्री लेते हैं तो 2.5 साल तक वहीं रहते हैं। और गुरु जब किसी एक राशि में एंट्री लेते हैं तो 12 महीने वहीं रहते हैं, यानी कि पूरा 1 साल। राहु जब किसी राशि में एंट्री लेते हैं तो वहां पर 18 महीने रहते हैं। इसी तरह से केतु। मैम जो शनि की ढैया बोलते हैं वो 2.5 साल उसको बोलते हैं ना हाँ फिर? जी, हाँ जी। मैम जैसे ये भी होता है ना, जैसे राहु जो 18 ईयर्स का आ रहा है या वो होता है, वो क्या होता है फिर? वो दशाएं होती हैं। ओके, ये प्लैनेट का वैसे वो होता है। आपकी राहु की दशा है ना, हाँ जी। राहु की दशा 18 साल की होती है। ओके वो दशाओं को हम आगे पढ़ेंगे। ओके, दिस इज मतलब ये फिर क्या हुआ, ये जो राशियां का ये मतलब वैसे? मूवमेंट है, एक ओके राशि में एंट्री की प्लैनेट ने। ओके। मैंने आप लोगों को कहा था एक दृक पंचांग करके ऐप होता है, आप उसको हाँ जी डाउनलोड कर लीजिए हाँ जी। किया है, अरे और किया उसे है। डेली देखना है। अच्छा। ओके। उसे डेली क्या देखना है उसमें, जब आप दृक पंचांग है अभी आपके मोबाइल में, जब हाँ आप जी दृक पंचांग में, अच्छा मेरे पीछे ये मैन भी दिखाई दे रहा है। हाँ जी। चलिए, जब आप दृक पंचांग ओपन करते हैं, इसमें एक ऑप्शन आता है कुंडली। उस कुंडली को ओपन करते ही आपको एक कुंडली दिखाई देगी और वो उसी समय की कुंडली होगी जिस समय आपने ओपन किया। उसी समय की कुंडली का मतलब उसी समय का आकाश का मानचित्र आपको वहां दिखाई देगा। आपको ये पता चलेगा कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है। क्या आप देख पाएंगे अभी? या हाँ, तो इस समय क्या लगन कौन सा बना हुआ है बता सकते हैं क्या? मेरे में 9 है अगर नोएडा से देखा जाए। नाइन, मेरे में नाइन है 7 तो है। कौन सा लगन बनेगा अगर 9 है तो? धनु। धनु, वेरी गुड। धनु लगन हो रहा है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में धनु राशि है। और वो धनु राशि कितने डिग्री पे है ये बता सकते हैं? थोड़ा सा नीचे देखिएगा तो लगन कितने डिग्री पे है? 8 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने देखा। और ये आप लोगों को मेरे में 9 डिग्री सिखा रहा है बिकॉज ऑफ द कोई बात नहीं, नोएडा। 9 डिग्री दिखा रहा है तो भी ठीक दिखा रहा है। 8 डिग्री, 9 डिग्री बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। मैं मेरठ में हूँ, आप कहा नोएडा में है, इसलिए हाँ थोड़ा सा जी। ये वाली डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से जब अब आप देखिए सन की लोकेशन, सन कहाँ पर है? सन कौन से हाउस में है? मेरा तो शनि में है। नहीं नहीं, ये सन 1 हो गया ना। सन कौन से हाउस में बैठे हुए हैं इस समय? मिथुन में। 7 है। हाँ, तो हाउस बताइए, घर कौन सा भाव है? 7, मेरा 7 में बैठा हुआ है। 7th हाउस में दिखा रहे हैं ना? हाँ नहीं, हाँ मिथुन नहीं। हाँ, मिथुन में आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो, लेकिन हाउस तो 7th है ना। हाँ हाँ जी हाँ हाँ। जी। राशि तो मिथुन ठीक बता रहे हो, हम्म। लेकिन हाउस कौन सा है वो? मेरा तो 7 7। में उल्टा बैठा हुआ है सब 7th कुछ। हाउस है ना। हाँ
तो देखिए 7th हाउस में जब सन है नीचे आ गया, तो हमने क्या कहा पढ़ा था पिछले दिनों में कि सूर्यास्त के समय सूर्य 7th हाउस में होता है। अच्छा, या हाँ जी, ओके ओके। पढ़ा था ना हमने कुछ दिन पहले, हाँ दो क्लास पहले मैंने बताया था कि सूर्यास्त के समय सूर्य 7th 7th हाउस हाउस में में से, होते हैं। तो यहाँ पे ऐप में आपको ठीक दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ 7th आप हाउस जब में है। दोपहर में इसे खोल के देखेंगे ना चार्ट को, इस कुंडली को दोपहर में खोल के देखेंगे तो आपको 10th हाउस में दिखाई देंगे। ओके, आप रात को देखना सोते समय कौन से ठीक है। हाउस में। ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे घूमता है। अच्छा, ये हमारी पृथ्वी जो गोल गोल घूम रही है ना, ये उसी के हिसाब से राशियां चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना, चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि एक राशि में हर प्लैनेट एक निश्चित समय तक रहता है। जैसे सूर्य 30 दिन, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 45 दिन, बुध 22 से 25 दिन, शुक्र 27 से 28 दिन, शनि 2.5 साल और गुरु 12 महीने रहते हैं और राहु केतु 18 महीने रहते हैं। इसी हिसाब से इनकी ग्रहों की स्पीड भी होती है। अब देखिए सबसे स्लो, एक राशि में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगा रहा है? एक राशि में सबसे ज्यादा टाइम कौन सा प्लैनेट लगा रहा है? शनि। बिल्कुल ठीक, राहु। शनि लगा रहे हैं। तो इसका हम्म, मतलब हो गया कि शनि की स्पीड सबसे स्लो है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शनि लिख देते हैं। शनि एक राशि में कितने समय लगाएंगे? 2.5 साल। ठीक है। अच्छा, उससे फास्ट कौन चल रहे हैं थोड़े से? राहु। राहु हम ऐसा करते हैं, 18 राहु केतु को महीने। अभी छोड़ ही देते हैं। वैसे तो राहु ही चल रहे हैं, लेकिन हम गुरु मान लेते हैं, क्योंकि राहु केतु की अभी हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि राहु केतु के पास ना राशियां नहीं होती हैं। राहु केतु को कैसे चेक करते हैं हम, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना जब, तो देखेंगे। फिलहाल आप राहु केतु को मत बताइएगा, क्योंकि राशि नहीं होती। तो आप गुरु को बताइए, गुरु हैं। ठीक है ना, गुरु 12 महीने। गुरु मैं 12 महीने या 1 साल लिख देती हूँ। अच्छा, गुरु से थोड़ा तेज कौन चल रहे हैं? गुरु से तेज चल रहे हैं शुक्र। नहीं, मंगल 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 मंगल। मंगल चल रहे हैं। वेरी गुड, मंगल। मंगल चल रहे हैं मंगल का टाइम कितना है? 45 डेज। 45 डेज। और उसके बाद सन है कितना? 30 डेज। उसके बाद है शुक्र 27 से 28 दिन। ठीक है, उसके बाद क्या होंगे? बुध। बिल्कुल नहीं, ठीक। हाँ, बुध है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, बुध। हाँ हाँ, बुध है बुध। बुध 22 से 25 दिन तक एक राशि हम्म। में रहते हैं। और सबसे तेज चलने वाले प्लैनेट है चंद्रमा, हम्म, जो 2.25 दिन में ही एक राशि का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस हमें हमेशा याद रखना है। ये बात समझ आ गई? या इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये पता है ना कि सप्ताह के दिन जो होते हैं वो होते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। हाँ जी। ये हमारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही है, ये हम समझते हैं। या लेकिन इनका सीक्वेंस ऐसा क्यों है, ये हाँ, जान, थोड़ा ये बताइए आप, क्या आपको इसका कारण पता है?
नहीं, कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आया, सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आया, बुधवार ही क्यों आया, बृहस्पतिवार ही क्यों आया, शुक्रवार ही क्यों आया और शनिवार ही क्यों आया? क्या आपको इसका कारण पता है? नो मैम। किसी को भी नहीं पता? रविवार को। कोई बात नहीं, हम इसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं अभी। हम ये कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो 24 आवर्स यानी कि 24 घंटों में अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाती है। कहते हैं ना हम ऐसे, एक्सिस पे एक पूरा ऐसे गोल घूम जाती है, जिससे क्या होते हैं, दिन होता है और रात होती है। ये वाली बात हमें पता है। अगर हाँ हम मैम। इन 24 घंटों को एक एक घंटे में बांट दें, क्या करें हम इन्हें, एक एक घंटे में बांट दें तो हमें 24 हिस्से मिलेंगे। हमने 24 घंटों को क्या किया, 24 भागों में बांट दिया, तो हर हिस्सा मिला एक एक घंटे का। तो इस तरह से हमें 12 हिस्से तो मिले दिन में और 12 हिस्से मिले रात के। क्योंकि जो 24 घंटे होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, दिन और रात को मिलाकर होते हैं 24 घंटे। ये वाली बात तो समझ आती है सबको कि 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के मिलाएंगे तब 24 घंटे होंगे। ये वाली बात समझ आ जाती है हमें। तो हम अगर इन 24 घंटों में 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के जो हैं उनको 12 12 12 के टुकड़े कर दें, ऐसे कर सकते हैं ना ऐसे, तो इसको हम कहते हैं होरा। क्या कहते हैं हम इसको, होरा। पूरा। वैसे तो देखिए ये आर ही है, जो शब्द है ना HOUR, ये एक्चुअली संस्कृत का शब्द है अहोरात्र। अहोरात्र का मीनिंग होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अहोरात्र का मीनिंग होता है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय, मतलब एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक का टाइम। और एक सनराइज से दूसरे सनराइज का टाइम 24 आवर्स होता है। जैसे आज क्या डेट है, 18 जून और 17 जून। 17 जून से 18 जून तक के सूर्योदय से सूर्योदय तक के समय जो है वो 24 आवर होता है। इसी को ही अहोरात्र बोला जाता है, यानी कि दिन और रात, इसमें 24 घंटे होते हैं। इसी का ही ये जो बीच का शब्द है ना, बीच का ये होरा, यही कन्वर्ट होकर आर बन गया। ठीक है, बाद में हम इसे आर बोलने लगे, अंग्रेजों ने कहा कि ये आर है, इतने आर्स। ठीक है, अब हमें तो सीखना है कि ये डेज का सीक्वेंस ऐसे क्यों होता है, रविवार सोमवार मंगलवार। तो चलिए हम एक इसमें एक वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग भी कीजिए अपने एक कॉपी पेंसिल पे से। इसको क्या कीजिए, कॉपी पे लिखिए, 24 तक की गिनती लिखिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और बिल्कुल सीक्वेंस में ही लिखिएगा, ऊपर नीचे मत कीजिएगा, एक ही रो में आ जाएंगे। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इनको ऊपर नीचे ना लिख के एक ही लाइन में लिखिएगा। लिख लिया? जब लिख लीजिएगा मुझे बताइएगा। लिख लिया।
अब जो हमने ग्रहों की स्पीड के अकॉर्डिंग सीक्वेंस बनाया था यहां पर, इस सीक्वेंस में ग्रहों के नाम लिखने हैं। कैसे लिखना है देखिए, शनि से लिखना शुरू कीजिएगा। शनि से स्लो चलते हैं जुपिटर, उससे स्लो चल मतलब फास्ट चलते हैं मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध और फिर चंद्रमा। और फिर रिपीट कर दीजिएगा इस सीक्वेंस को, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा। फिर शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा। और फिर शनि, गुरु, मंगल, क्या गलती की है मैंने, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध। ठीक आ रहा है, मंगल ही आएगा लास्ट में। मैम इसको लिखना है, 7 बार लिखना है। हाँ वो लिख दिया, हाँ जी, लास्ट में मंगल आ गया, ठीक है। इसमें फिर लास्ट में मंगल आ गया ना, इसको फिर से हाँ, लिखना है, रिपीट करना है। अच्छा मंगल के बाद सूर्य, अच्छा, के बाद इसको इसी सीक्वेंस में लिखते जाना है और 7 बार लिखना है, थकना नहीं है यहाँ पर। शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु, सूर्य, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, फिर शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा, फिर शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा, फिर शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा,
शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध चंद्रमा, शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध और चंद्रमा, फिर शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध चंद्रमा, और फिर शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध और चंद्रमा, फिर शनि गुरु मंगल सूर्य बुध शुक्र बुध चंद्रमा। और यही सीक्वेंस जब ये रिपीट होता जाता है तो आप इन सीक्वेंस को समझिए, पैटर्न को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे दिनों के नाम ऐसे क्यों होते हैं। ये हमारी होरा के अकॉर्डिंग है। वो जो प्लैनेट्स की होरा होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है कि जो दिनों के नाम होंगे वो होरा के अकॉर्डिंग होंगे। होरा के अनुसार ही दिनों के नाम डिसाइड किए गए हैं। इज इट क्लियर टू यू? थोड़ा सा लिखने में टाइम लग गया, लेकिन समझ आई ये वाली बात कि जो हमारे ये जो हो रहा है ना 24 हो रहा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे दिनों के नाम। सबसे पहला दिन रविवार, दूसरा दिन सोमवार, चंद्रमा का वार ही तो सोमवार है, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। ऐसा क्यों लिया? क्यों कि हमारे जो प्लैनेट्स की सीक्वेंस है उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग वो यही बनता है होरा में। इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया, पूरी दुनिया में ये डिसाइड हुआ है कि इसी सीक्वेंस को, पैटर्न को फॉलो करना है। इवन इंग्लिश में भी मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बोला जाता है। इसलिए ये दिनों का जो सीक्वेंस है वो ऐसा है। ठीक है? वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी होरा पे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक होगा नक्षत्र। मैं आप लोगों को एक लिस्ट भेजूंगी। नक्षत्र जो होते हैं वो 27 होते हैं, उनको याद करना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा टाइम लगता है उन्हें याद करने में, पर मिलके हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, स्टॉप।